अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग ठीक हैं। अच्छा, आज का हमारा इंटर्नशिप डे 4 है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो है हमें वाइड रेंज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, मतलब एक रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड हो पेशेंट को। तो जिधर हमें जो है इन पेशेंट या आउट पेशेंट में अगर हम लोग देखें तो हमें मेडिकल केयर, सर्जरीज़ वगैरह अदर सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हमें पूरी जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों। जैसे हमारे पास आ गया इन पेशेंट और आउट पेशेंट के अंदर हमें मतलब बहुत सारी रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड हो, जैसे सर्जरी हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स और पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए पीडियाट्रिशन्स, हमारे न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं हमारे डाइटिशियंस वगैरह, हमें एक वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड हो। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना हम लोग हॉस्पिटल बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग सिक एंड इंजर्ड पेशेंट्स जो होते हैं ना उनको हम ट्रीट करें। एक वेल ट्रेंड हमारे पास नर्सिंग स्टाफ हो, मतलब एक पूरी प्रोफेशनल हमारे पास हेल्थ केयर हो। ठीक है, जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स, जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेज और हमारे पास एक सपोर्टिव स्टाफ हो। ठीक है, अगर हम लोग कैरेक्टर्स पे अगर हम लोग हॉस्पिटल के आएँ तो हमारे पास कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि ओवरनाइट स्टे के लिए, इन पेशेंट्स की ओवरनाइट स्टे के लिए हमारे पास बेड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है अर्जेंट इमरजेंसी केयर के लिए। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह, सर्जरी वगैरह के लिए। हमारे पास डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं और हमारे पास एक्सरे की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होती हैं, डायग्नोस्टिक लैब होती है, हमारे पास फार्मेसी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए आउट पेशेंट क्लिनिक्स होती हैं स्पेशल केयर के लिए, लाइक जैसे फिजिशियंस वगैरह बैठ गए, पेडियाट्रिशन्स के लिए। ठीक है, रिहेबिलेशंस जो है हमारे पास सर्विसेज होती हैं। उसके अलावा जो है अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात करें, अच्छा अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करें हॉस्पिटल की, तो हमारे पास एक डिफरेंट बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन है। हॉस्पिटल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वेरियस बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है ना क्लासिफिकेशन है। अब उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि टाइप ऑफ सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल में कितने टाइम के लिए, लॉन्ग स्टे टाइम के लिए, मतलब कितने लेंथ ऑफ स्टे के लिए हमारे पास पेशेंट्स हैं, मतलब उसके बेसिस में भी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है ओनरशिप के ऊपर है। ओनरशिप के हमारे पास ऊपर बेसिस पे है कि हॉस्पिटल्स जो हैं, कोई गवर्नमेंट होती है, कोई नॉन गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ होती हैं जो कि डोनेशंस के ऊपर चलते हैं, चैरिटीज़ के ऊपर चलती हैं, तो उसके बेसिस पे भी है हमारे पास। ठीक है, क्लासिफिकेशन। उसके अलावा हमारे पास ऑन द कैपेसिटी, हमारे पास कि कितनी हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास बेड की कैपेसिटीज़ हैं, उसके ऊपर हमारे पास बेड की कैपेसिटी के ऊपर मतलब हमारे पास है क्लासिफिकेशन कि कितनी कैपेसिटीज़ होती हैं हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर बेड बेड वगैरह की। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्मॉल हॉस्पिटल्स बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास 100 या 100 से कम बेड वगैरह होते हैं इन पेशेंट्स के लिए। या इमरजेंसी के अगर अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 100 या 50 के बीच में होते हैं हमारे पास बेड वगैरह की फैसिलिटी। उसके अलावा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ केयर कि किस तरह की हेल्थ केयर हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कुछ हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं जिनकी जो है क्लिनिक्स, अगर हम लोग बोलें कि लोकल क्लिनिक वगैरह अगर बोलें कि वहाँ पे एक ही डॉक्टर बैठता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे है हमारे पास।
उसके अलावा इस बेसिस पे है कि हमारे पास किस टाइप की मेडिकेशंस जो हैं उन हॉस्पिटल के अंदर डिस्पेंस की जा रही हैं। ठीक है, कुछ होती हैं जो होम्योपैथिक मेडिकेशंस भी देते हैं पेशेंट्स को ना, तो उस हिसाब से मेडिकेशन सिस्टम के हिसाब से। उसके अलावा हमारे पास अच्छा अब जो है हम लोग एक अ, एक मिनट। अच्छा, अभी हम लोग जो है अपनी क्लासिफिकेशन को अगर स्टार्ट करें तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है टाइप ऑफ सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, टाइप ऑफ सर्विसेज के ऊपर अगर हम लोग देखें, हमारे पास अ, दो किस्म के हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, एक जनरल हॉस्पिटल होता है, क्लिनिक्स अलग हो गई। ठीक है, एक जनरल हॉस्पिटल होता है हमारे पास और एक होती है स्पेशल हॉस्पिटल्स। अगर हम लोग जनरल हॉस्पिटल की बात करें, अगर हम लोग जनरल हॉस्पिटल की बात करें तो एक ऐसी हॉस्पिटल जिसके अंदर हमें वाइड रेंजेस ऑफ सर्विसेज मिले। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज मतलब हमारे पास हर एक मेडिकल एरिया उसके अंदर मौजूद हो, मतलब वो एक पूरा मेडिकल एरिया कवर करे, मेनी मेडिकल एरियाज़, जैसे हमारे पास साइकेट्रिक हो गए, फिजिशियंस हो गए, पीडियाट्रिशियंस हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, हमारे पास ऑर्थोपेडिक हो गए, हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गए, मतलब वो सारी मेडिकल एरियाज़ को उस हॉस्पिटल के अंदर कवर किया जाए, वो सारी फैसिलिटीज़ वो हमें उसी एक हॉस्पिटल के अंदर मिले, तो हमारी वो जनरल हॉस्पिटल होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास मल्टीपल उनके अंदर डिपार्टमेंट्स हमें मिले, जैसे मेडिसिन का, सर्जरी का, पीडियाट्रिशियन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और से बहुत अगर अगर हम लोग डाइवर्स पेशेंट केयर देखें तो हमें सेवरल एजेस के पेशेंट एंड कंडीशंस उस हॉस्पिटल में ट्रीट होते हैं, मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक के। ठीक है, और ये जनरल हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो हमारे अगर देखा जाए तो रीजनल पॉपुलेशन और लोकल सर्विसेज वगैरह मतलब ऑफ़र करती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग स्पेशल हॉस्पिटल्स देखें तो स्पेशल हॉस्पिटल मतलब के ऐसी हॉस्पिटल जिसके अंदर सिर्फ एक ही किस्म की मतलब ट्रीटमेंट मिलती हो। अब वो अगर हार्ट रिलेटेड है तो हार्ट का हॉस्पिटल। ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल जैसे हमारे पास हैं, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हमारे पास एक ऐसा डिपार्टमेंट एक ऐसी हॉस्पिटल जनरल स्पेशल हॉस्पिटल जिसके अंदर सिर्फ एक ही किस्म की हमें फैसिलिटी मिले। अगर हम लोग कहें कि हमारे पास कैंसर के पेशेंट्स हैं तो वो एक हॉस्पिटल जिसके अंदर सिर्फ कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, एक ऐसी हॉस्पिटल जिसके अंदर सिर्फ हार्ट के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन और एक स्पेसिफिक पेशेंट के ग्रुप की वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है, तो हम उसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन आती है लॉन्ग लेंथ ऑफ स्टे के ऊपर। लेंथ ऑफ स्टे अगर हम लोग कहें कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं इन पेशेंट्स जिनको हम लोग एडमिट करते हैं। ठीक है, उनकी कुछ क्रोनिक इलनेस होती है। ठीक है, कुछ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि 30 दिन के अंदर या 30 से कम टाइम के अंदर जो है ना वो ट्रीटमेंट उनकी हो जाती है उन पेशेंट्स की। अब जो ट्रीटमेंट जो है 30 या 30 डेज से कम में हो रही है, मतलब 30 या 30 डेज से कम में वो पेशेंट जो है ना हॉस्पिटल के अंदर स्टे कर रहा है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट जिनकी जो है ना अक्यूट डिजीज़ कंडीशंस हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे जनरल हॉस्पिटल्स को ही देख लें हम लोग, तो वो हमारे पास शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर इन पेशेंट में किसी को एडमिट कर रहे हैं तो उनकी जो है ना कोई ऐसी डिज़ीज़ हो गई, टाइफाइड वगैरह को ले लें, मलेरिया हो गया है उनको, इसलिए उनको जो है एडमिट किया गया है। ठीक है, तो मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहे हैं, तो उनको हम शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल्स बोलते हैं, जिसके अंदर यूजुअली पेशेंट्स जो हैं वो 30 डेज से लेस में उनकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाती है, तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम
देखें हमारे पास लॉन्ग टर्म में किस तरह की आती हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास वो हॉस्पिटल्स आती हैं जिसमें पेशेंट्स को जो है ना हम 30 डेज़ या 30 डेज़ से ज़्यादा के लिए एडमिट करते हैं। अब इसका एग्जांपल सिंपल है कि हमारे पास जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर पेशेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी अरसे के लिए होते हैं, ठीक है, 30 से ज़्यादा के लिए हो जाता है ना, जब तक उनकी वो क्रोनिक इलनेस के लिए अगर हम किसी पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे साइकेट्रिक कंडीशंस में क्या होता है कि कॉमनली क्रोनिक होती है, तो मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास 30 दिन से ज़्यादा के लिए पेशेंट्स होते हैं, कभी कभार 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए भी होते हैं। तो वो हॉस्पिटल जिनकी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे 30 डेज से ज़्यादा हो तो हम लोग उनको जो है लॉन्ग टर्म में हॉस्पिटल्स में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑनरशिप के लिए आ जाती है। ऑनरशिप मतलब कि कौन उन हॉस्पिटल्स को ऑन कर रहा है, ठीक है। अब कुछ हॉस्पिटल्स होती हैं जिनको गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट ही उनका सारा खर्चा करती है, जो भी हॉस्पिटल्स की जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब हमारे पास वो हॉस्पिटल जिनको कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के ज़रिए, तो हमारे पास फर्दर इसके अंदर क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास आ जाते हैं सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट। अब वो हॉस्पिटल्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना हमारी कंट्रोल कर रही है, मतलब वो हॉस्पिटल्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए जो है कंट्रोल किया जा रहा है, वो हॉस्पिटल जिनको फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उनको पे वगैरह जो है उनकी सारी उस चीज़ में आ रही है, तो हम वो जो होती है हमारे हॉस्पिटल्स वो उनको हम इन कैटेगरीज़ में मतलब ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम लोग अगर एग्जांपल में देखें, जैसे हमारे पास आर्मी के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, आर्मी हॉस्पिटल्स हो गए, या नेवी के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है एक स्पेसिफिक नेवी ही जो है मतलब वो कर रही होती है ना, फेडरल गवर्नमेंट उनको डील कर रही होती है नेवी के हॉस्पिटल्स को या आर्मी हॉस्पिटल्स को। अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो उनके अपने स्टाफ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो लोग अगर किसी को हायर कर रहे हैं तो वो उनकी स्टाफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टाफ भी है, ठीक है, पर वो टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो मैंने उसको थोड़ा सा काट दिया था। अच्छा, जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ जाएगी सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट, मतलब उन हॉस्पिटल्स को डील करेगी फेडरल गवर्नमेंट हमारी। तो जैसे हमारे पास नेवी और आर्मी की हो गई या एयरफोर्स हॉस्पिटल्स हो गए, तो उनको जो है फेडरल गवर्नमेंट ही डील करती है, वो उनकी ऑनरशिप के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोविजनल हॉस्पिटल्स। प्रोविजनल से ही हम लोग अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो हॉस्पिटल्स जिनको फाइनेंशियली या ऑन करती है हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है हमारी, जैसे जनरल हॉस्पिटल्स हमारे पास हो गए, हमारे पास सिटी हॉस्पिटल्स हैं, या डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास एक हॉस्पिटल है, जैसे सिविल हॉस्पिटल हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास सिटी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, तो वो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है ना वो उनको डील कर रही होती है, ठीक है। वो उनको सारी फैसिलिटीज़ देती है, पेमेंट वगैरह का इशू जो भी होता है वो उनके थ्रू ही होता है। अब अगर हम लोग, ये हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आ गया था ऑनरशिप में। अगर हम लोग नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स देखें तो उसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं। एक वो कैटेगरी जो कि नॉन प्रॉफिट होती है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स, और एक होती है हमारे पास नॉन गवर्नमेंटल प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, जिसको हम लोग प्रोप्राइटरी हॉस्पिटल्स भी कह सकते हैं। अब जो नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसी हॉस्पिटल्स होती हैं जिनको जो है डोनेशंस के थ्रू या चैरिटी के थ्रू जो है ना चलाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं उनको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स जो हैं थ्रू चैरिटी थ्रू डोनेशंस उनको जो है रन कर रहे होते हैं उन हॉस्पिटल्स को, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब वो लोग ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो पेशेंट्स से पैसे नहीं लेते हैं ट्रीटमेंट के,
ठीक है। तो उनको जो है थ्रू चैरिटी वगैरह, थ्रू डोनेशंस वगैरह जो है हम लोग रन कर रहे होते हैं उन हॉस्पिटल्स को। अब कुछ हॉस्पिटल्स जो होती हैं फॉर प्रॉफिट, अगर हम लोग कहें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्रॉफिट के लिए, जो लोग खुद के प्रॉफिट के लिए कमा रहे होते हैं, जैसे प्रोप्राइटी भी हम उनको बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है ना कंपनीज़, जैसे यूएस बेस्ड कंपनीज़ हॉस्पिटल्स होती हैं कुछ, तो वो क्या होती हैं, वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के थ्रू चल रही होती हैं, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है ना, फंडेड। जैसे अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर हो गई, अगर हम कहें कि उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है उस हॉस्पिटल के अंदर, या जो पेशेंट की फ़ीस वगैरह आ रही है उसके थ्रू वो हॉस्पिटल्स चल रहे होते हैं, या कोई एक इंडिविजुअल जो कंपनी है उसको ऑपरेट कर रही होती है और उसमें से प्रॉफिट बना रही होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बेड कैपेसिटी, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 50 से 100 तक के बेड वगैरह होते हैं अवेलेबल, ठीक है। वो स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर मतलब अगर हमारे पास जैसे कोरोना का हो रहा था ना, तो उसके अंदर सिर्फ हमारे पास थोड़ी सी कैपेसिटी होती है, हमारे पास इतने ज़्यादा बेड वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं कि हम लोग कोई इतने ज़्यादा पेशेंट्स को जो है वो करें, ट्रीट करें। तो उनको हम स्मॉल हॉस्पिटल्स बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 50 से 100 तक की कैपेसिटी होती है बेड वगैरह की, बिस्तर वगैरह, बेड वगैरह जो है वो सिर्फ हमारे पास 50 से 100 होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल, उनको हम स्मॉल हॉस्पिटल बोलते हैं। अब कुछ हॉस्पिटल जैसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है 20 बेड, तो उसके अंदर सिर्फ 20 मतलब बेड होते हैं, ठीक है। 20 बेड के नाम से ही वो हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर सिर्फ 20 बेड हैं, उस वक्त थे जब नाम रखा गया था। अब वहाँ पे मैंने सुना है कि ज़्यादा फैसिलिटी आ चुकी है। अच्छा, उसके अलावा मीडियम हॉस्पिटल्स हैं जिसको हम लोग अगर कहें कि 100 से ज़्यादा, अप टू 300 उनके पास बेड वगैरह होते हैं, तो हम उनको मीडियम हॉस्पिटल बोलते हैं। वो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एज़ कम्पेयर टू स्मॉल हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती हैं। अगर स्मॉल हॉस्पिटल में देखा जाए तो थोड़े से पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह दे रहे होंगे, फैसिलिटीज़ उनके पास इतनी नहीं होगी। पर अगर हम मीडियम को देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में हम लोग को जो है सर्विसेज मिलती हैं। अब अगर लार्ज हॉस्पिटल्स को देखें तो उनके पास क्या होता है कि 300 से ज़्यादा, 1000 तक की कैपेसिटी होती है, 300 टू 1000 तक की बेड कैपेसिटीज़ होती हैं। नॉर्मली अगर हम लोग इनको कहें कि कैंसर हॉस्पिटल्स वगैरह जो हो गए, एक जनरल हॉस्पिटल अगर हमारा होगा तो वो मीडियम में आ जाएगा। और अगर हम लोग लार्ज हॉस्पिटल्स को देखें तो हमारे पास जैसे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो उनको कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स होती हैं जो जनरल में आती हैं और उनके पास भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, बेड वगैरह की कैपेसिटी। जैसे हमारे पास आगा खान है, तकरीबन वहाँ पे ज़्यादा ही होंगे हॉस्पिटल के अंदर बेड वगैरह की अवेलेबिलिटी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास हेल्थ केयर के बेसिस पे आता है कि किस तरह की केयर उस हॉस्पिटल में हमारे पास मिलती है। अब अगर हम लोग प्राइमरी केयर में आए, हमारे पास होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है। टर्शरी का भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी केयर के अंदर अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारी क्लिनिक है, हम जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हॉस्पिटल से फ़ारिग होके जो है अपनी क्लिनिक वगैरह खोलते हैं, तो उसके अंदर डेली रूटीन का चेकअप वगैरह जैसे किया जाता है ना, तो अगर हम लोग प्राइमरी के अंदर क्लिनिक्स वगैरह को ऐड करें तो वो गलत नहीं है, ठीक है। जिस तरह से क्लिनिक के अंदर एक प्रॉपर आप लोगों को सारी ट्रीटमेंट ही डॉक्टर देता है। अब जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, जब वो एफसीपीएस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो उस फील्ड के अंदर करते हैं, ठीक है। उनको कोई भी एक फील्ड उन्होंने ले ली, जैसे फिजिशियन की ले ली या सर्जरी की ले ली, तो वो लोग जब हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट करेंगे तो वो एक स्पेसिफ़िक उस चीज़ को करते हैं ट्रीट, मतलब उसमें सिर्फ वो एक स्पेसिफ़िक
ही हॉस्पिटल के अंदर काम करेंगे, उसी सर्जरी के रिलेटेड ही। पर अगर वो लोग क्लिनिक में अपना काम कर रहे हैं तो वो वाइड रेंजेस ऑफ सर्विसेज देता है, ठीक है। जैसे फिजिशियन के तौर पे उन्होंने ट्रीट कर लिया, कोई खांसी का पेशेंट आ गया या कुछ, तो अगर हम लोग क्लिनिक देखें तो वो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर ही आ जाएगी। एवरीडे हेल्थ इश्यूज़ को वो जो है ना, जैसे एवरीडे के अंदर हमारे पास डेली रूटीन में हमारे पास कोई भी हमारे पास इलनेस आ गई, तबीयत ख़राब हो गई या कुछ, तो उन चीज़ों को वो लोग ट्रीट करते हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स बोलते हैं। सेकेंडरी में हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हो गए, हमारे पास रीजनल मेडिकल सेंटर्स हो गए, जैसे आगा खान है, लियाकत नेशनल है, ये सारे हमारे पास जो है ना सेकेंडरी में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को वाइड रेंजेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। सर्जरी की भी होती हैं आपके पास, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स भी बैठे हुए होते हैं आपके पास, मतलब बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ के रिलेटेड जो है ना वहाँ पे आप लोगों को डॉक्टर्स मिल जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास सेकेंडरी केयर में आ जाएंगे पेशेंट्स, ओ सॉरी सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में आ जाएंगे। टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में अगर हम लोग देखें, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर के हार्ट का है या कैंसर का है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ऐसे हॉस्पिटल जिसके अंदर जैसे जनरल और सेंटर उसका था ना स्पेशलाइज का, तो टर्शरी में भी ये कि एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट दी जाए, ठीक है। एक ही उसके रिलेटेड आप लोगों को ट्रीटमेंट मिले, कि अगर कैंसर का है तो कैंसर की ट्रीटमेंट, अगर हार्ट का है तो हार्ट की ट्रीटमेंट, अगर ऑर्थ्रो का कोई इशू है तो ऑर्थ्रो की, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बेसिस ऑफ मेडिसिन्स पे आता है। अब मेडिसिन्स को अगर हम लोग देखें तो किस तरह की उन हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकेशंस चल रही हैं। कुछ हॉस्पिटल्स होती हैं, कुछ क्लिनिक्स भी होती हैं जो लोग जो है ना होम्योपैथिक दवाइयाँ भी देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो कुछ में जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी चलती हैं कुछ हॉस्पिटल्स में, पर यहाँ पे नॉर्मली जो है ये वाली मेडिकेशंस नहीं चलती हैं हॉस्पिटल में, पर हाँ कहीं कहीं पे जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी हमारी क्लासिफिकेशन है कि किस तरह की मेडिसिन सिस्टम चल रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर हैं, मतलब कि किस तरह से एक हॉस्पिटल जो है बिल्ड की जाती है या किस तरह से हॉस्पिटल होती है, कि पहले हमारे पास बोर्ड ऑफ अथॉरिटीज़ होती हैं हमारी, उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड होती हैं। प्राइमरी अगर हम लोग देखें, ये हमारा जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, ठीक है। प्राइमरी के अंदर हमारे पास इमरजेंसी केयर, ठीक है, इमरजेंसी में ओपीडीज़ में लेके आते हैं पेशेंट्स को, इमरजेंसी में ले आए हैं पेशेंट को, या आउट पेशेंट की ओपीडीज़ वगैरह होती हैं हमारे पास, ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं, आईसीयू वगैरह जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास जो है ना इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर हो गया। इमरजेंसी में पेशेंट को ले आए, किसी इमरजेंसी की वजह से ले आए, कुछ जैसे बर्न का हो गया या एक्सीडेंटल वगैरह कोई इशू हो गया, तो वो प्राइमरी सर्विसेज में हमारे पास आ जाएगा। सेकेंडरी सर्विसेज हमारे पास होती हैं कि जैसे सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है ना हमारे पास, जहाँ पे स्टेराइल प्रोडक्ट्स बनते हैं। डाइटरी मतलब डाइटिशियंस बैठे हुए हैं, आप लोग को सजेस्ट करते हैं। फार्मेसी मतलब आप लोगों को जो है मेडिकेशंस वगैरह डिस्पेंस होगी। थेरेपी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर कोई ऑर्थ्रो का पेशेंट है या किसी को कोई मसल वगैरह का, पुल वगैरह का कुछ हो गया है, तो वो लोग वो जो है हमारे थेरेपिस्ट जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो हम लोग को वहाँ पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। डायग्नोस्टिक, रेडियोलॉजी, नर्सिंग हमारे पास है, नर्सिंग स्टाफ्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसके ये हमारी सेकेंडरी सर्विसेज में आ गई। सपोर्टिव सर्विसेज में क्या होता है कि अगर हम लोग इन पेशेंट में हम लोग के पास है ना पेशेंट्स, तो वो लोग एक अमाउंट पे कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या होता है कि जैसे उनकी बेड शीट्स वगैरह या उनके कपड़े वगैरह हो गए, तो लॉन्ड्री का मतलब ये हो गया कि बेसिकली उनकी साफ़ सफाई का इशू जो भी हो गया, वो चीज़ें सब सपोर्टिव में आ जाती हैं। ट्रांसपोर्ट, अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर ऐसा पेशेंट आ रहा है जो चल नहीं सकता या कुछ, तो उसको व्हील चेयर वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं उस चीज़ में। मेंटेनेंस,
रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक अलग से मतलब होता है, जिसके अंदर सारी रिकॉर्ड वगैरह को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह और अच्छा, एजुकेशन अगर देखें तो एजुकेशन सपोर्टिव सर्विसेज के अंदर एजुकेशन का ये होता है कि जैसे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, तो उनको मेडिकल या पैरामेडिकल वगैरह की जो है ना एजुकेशंस देना, ट्रेनिंग वगैरह देना है स्टूडेंट्स को, रिसर्च वगैरह के लिए काम वगैरह जो होता है वो हमारा एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। सोशल सर्विसेज अगर हम लोग देखें तो किस तरह से जो है अवेयरनेस देते हैं कि पेंडेमिक डिजीज़ हैं ये, या पेंडेमिक डिजीज़ के वगैरह से एजुकेट करना, सोशल सर्विसेज देना, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस और सेफ्टी का अगर हम लोग देखें तो किस तरह से हमारा सेफ़ और इकोनॉमिक ऑपरेशन, मतलब साफ़ सफाई के लिए अगर हम लोग देखें तो मेंटेनेंस का हमारा इस तरह से आ जाएगा कि रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है, रूटीनली और रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है मशीन्स वगैरह और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की। कोई भी मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल का सामान है उसकी किस तरह से मेंटेनेंस वगैरह हो रही है। तो सेफ़ एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अगर हम लोग कहें, इक्विपमेंट्स, तो वो सारा मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। अम, अच्छा, लॉन्ड्री का मैंने आप लोग को बता दिया कि क्लीनिंग वगैरह, डिसइंफेक्टेड क्लॉथ्स हों, ठीक है, मतलब वो उनकी जो भी बेडशीट्स वगैरह होती हैं उनको साफ़ साफ़ रखना, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी मैंने आप लोग को बता दिया कि स्ट्रेचर्स वगैरह हो गए या व्हील चेयर्स वगैरह हो गई, वो लोग प्रोवाइड करते हैं, या एम्बुलेंस वगैरह अगर कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है या कॉल कर रहा है कि जिसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो उसको वो प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग सेकेंडरी सर्विसेज के अंदर देखें तो हमारे पास जैसे डायग्नोस्टिक और रेडियोलॉजी है। तो रेडियोलॉजी आप लोग को पता है कि जैसे एक्सरेज वगैरह हो गए, एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह हो गई, या मोस्ट मतलब जो है ना ये इसके अंदर आ जाती है, हमारे पास डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती हैं। रेडियोलॉजी का हो गया, और हमारे पास ओपन स्टाफ होती है जहाँ पे हम लोग मतलब अगर जाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सेकेंडरी सर्विसेज के अंदर आ जाएंगी। जैसे नर्सिंग का है तो हमारे पास एक क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ होती है जो कि इन पेशेंट्स को डील कर रही होती है ना, कि अगर उनकी कोई मेडिकेशंस हैं जो उनको लेनी है तो वो उन लोगों को प्रोवाइड करती हैं डेली। उसमें अगर उसको 10 बजे की मेडिकेशन देनी है या उसकी किस तरह से ड्रिप्स वगैरह चलनी है तो वो हमारी नर्सिंग स्टाफ वगैरह करती है, ठीक है। और हर शिफ्ट में हमारे पास होती है, सुबह की शिफ्ट की अलग होती हैं, रात की शिफ्ट की अलग होती हैं हमारे पास। अम, उसके बाद थेरेपी को अगर लोग देखें हम लोग तो इंजर्ड या इंजरी वगैरह की ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग को मिलती है, ठीक है। डिफरेंट डिजीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ट्रेंड हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेज होती हैं, और इस चीज़ के लिए हमारे पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड पेशेंट्स का लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जैसे ये सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है, तो अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं CSSD, ठीक है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। इसके अंदर हमारे पास स्टेराइल प्रोडक्ट्स वगैरह की जो होती है ना बनती है, जो कि यूजुअली OT के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सप्लाईज बनते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्टेराइल होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारी OT के अंदर काम आती हैं। जो भी हमारे पास वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे पास OT में यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है, ठीक है। हमारे पास यही था, आज का इतना ही टॉपिक था हमारे पास।
अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बात करें तो प्राइमरी सर्विसेज के अंदर हमारे पास आती हैं, मतलब जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं ना, सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट्स, तो वो इस में आ जाते हैं, मतलब एडमिट होते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर हमारे पास वो पेशेंट्स आएंगे जो कि सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। तो उन लोगों को जो है ट्रेंड स्टाफ वगैरह जो हमारी होती है वो अवेलेबल होती है राउंड टू राउंड, मतलब उनके पास अवेलेबल होती है। ठीक है। ऑपरेशन थिएटर्स का तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे एक सेंट्रल स्टेराइल जो है, हमारे पास सेंट्रल स्टेरलाइज्ड एरिया होता है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन जो है वो ना हो, और सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह हमारे पास वहाँ पे होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। ठीक है, होप आप लोग को ये इंटरेस्टिंग लगा हो और समझ आया हो। अगर कोई भी इस रिलेटेड सवाल वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा हॉस्पिटल फार्मूलरी के ऊपर। ठीक है। क्योंकि 9-10 मुहर्रम हो रही है ना, 9 और 10 मुहर्रम का है, तो उसमें क्या होता है कि सिग्नल वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू होता है और सिग्नल्स नहीं होते हैं, बेसिकली नहीं होते हैं, सिग्नल बंद होते हैं। तो हम लोग अब से हमारे जो 3 रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ना, जैसे हमारे पास हॉस्पिटल फार्मूलरी आ गया और फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी आ गई, और हमारे पास फार्मासिस्ट इंटरवेंशन का हमारे पास 3 टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं। तो वो तीनों टॉपिक्स जो है ना हमारे यूट्यूब पे ही रिकॉर्ड करके हम लोग डाल देंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो हॉस्पिटल फार्मूलरी के ऊपर होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर समझ आया है तो ठीक है, वरना अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।